हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज की नोटिफिकेशन को कमीशन के द्वारा रिलीज किया जा चुका है। और ये एक ऐसा एग्जाम था जिसका काफ़ी समय से स्टूडेंट्स जो थे वो इंतजार कर रहे थे। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट शायद डिसअपॉइंटेड भी है कि उतनी नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब 2020 से पहले इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता था तो नॉर्मली रेगुलर बेसिस के ऊपर ये कंडक्ट होता था और वैकेंसीज भी ठीक ठाक हुआ करती थी। और अब जब ये 3 या 4 साल के बाद इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है और उसमें भी कोई बड़ा ज़्यादा वैकेंसीज में एक पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे जो हताशा और निराशा है वो होना लाजमी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें हमारे आपके या किसी के नियंत्रण में नहीं है। पॉसिबिलिटी चांसेस हमेशा रहेंगे कि शायद पोस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अभी तक जो आप अपना ध्यान उसी चीज़ के ऊपर केंद्रित करिए जो प्रेजेंट जो नोटिफिकेशन में जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज का जिक्र किया गया है। तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज सीधा सीधा है कि आप लोग क्योंकि इस एग्जाम की काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, तो आप लोग जो वो जुट जाइए। आप लोग उसके ऊपर जो और ज़्यादा एफर्ट करना शुरू कर दीजिए, रिवीजन के ऊपर फोकस करिए। और आप लोगों के लिए जल्दी ही एक हम लोग अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से स्पेसिफिक समय में कैसे हम इस एग्जाम को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, जिन्होंने स्पेसिफिकली ऑलरेडी इस पूरे एग्जाम को जो है वो एक बार कंप्लीट कर लिया है। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि जब लास्ट टाइम एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, तो क्या उस समय और इस समय की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं या पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन है, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, या उसी तरह का सिलेबस उसी तरह का पेपर पैटर्न हमें इस बार भी देखने को मिला है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो शायद हिमाचल प्रदेश से नहीं है, क्या वो इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्लियर। कौन एलिजिबल है इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, क्लियर। उन सारे के सारे जो अलग अलग पहलू हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस स्पेसिफिक इस स्पेसिफिक समय में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं वो आप सारे के सारे लोग जो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहां पे इलेक्शन कांगो और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं उनकी 15 और दूसरे वाले की 9 वैकेंसी जो वो रिलीज की गई है। यहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको लिए इस बार रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो वो जो जनरल कैटेगरी है उसमें उसको वो फाइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, क्लियर। अनटिल और अनलेस अगर हम लोग अपनी कैटेगरी के आधार के ऊपर जो है वो एग्जाम में एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं ले रहे हो, अगर एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं और कैटेगरी जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो फिर एग्जाम देना जो वो मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने एचएस एग्जामिनेशन में देखा, जहाँ पे बहुत सारे जो एक्स सर्विस मैन थे, क्योंकि उनके लिए कोई पोस्ट जो है वो रिजर्व नहीं थी, जिसके कारण वो इस साल जो है वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए, क्लियर। लेकिन इन जनरल अगर आप मिनिमम टू मैक्सिमम एज को जो वो सेटिस्फाई करते हो, तब आप लोग बहुत ईजिली जो इस एग्जाम में कॉम्पीट कर पाओगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्पेसिफिक एग्जाम के लिए वो क्या होनी चाहिए। तो आसान भाषा में जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, क्लियर। और उसके साथ साथ जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल की, और मैक्सिमम एज जो है वो होनी चाहिए कितनी, 45 ईयर्स की। और जो थ्रेश होल्ड डेट रखी गई है, थ्रेश होल्ड डेट का मतलब है कि उस डेट तक आप लोग जो है वो 18 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्लियर। या आपकी एज जो है वो 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उस स्पेसिफिक डेट में। तो वो जो थ्रेशोल्ड डेट रखी गई है वो रखी गई है आप लोगों की 1 जनवरी 2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आते आते आप लोग 18 साल के अगर हो चुके हो, क्लियर, और आपकी एज जो वो 45 ईयर्स एक्सीड नहीं की है, तो आप लोग जो स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। और उसके साथ साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे क्लास सी सर्विसेज हैं वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के जो बोनाफाइड है उन्हीं के लिए एक्सटेंड होती है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट स्पेसिफिक एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, सबसे पहला है 10th एंड +2, 10वीं और 12वीं जो है उनको हिमाचल प्रदेश से अगर उन लोगों ने की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बोनोफाइड हिमाचली है, लेकिन वो बाहर के ही जगहों पे ऊपर पड़े हुए हैं, यानी कि आउटसाइड हिमाचल पड़े हुए हैं, तो वो भी स्पेसिफिक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा बाहर के लोग, क्लियर, वो इस स्पेसिफिक एग्जाम में एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, वो इस एग्जाम में कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। आसान भाषा में वो स्टूडेंट जिन्होंने 10वीं और 12वीं हिमाचल प्रदेश से की है, या जिनके पास जो भी हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड है, वही इस स्पेसिफिक एग्जाम में जो है वो कॉम्पीट कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। आसान भाषा में जो हिमाचल के लोग हैं वही इस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरी सजेशन भी यही है कि आउटसाइडर्स ना करें। उसका रीजन क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे भी जो है वो एग्जाम दे सकता है। उसका रीजन है कि जिस तरह से एग्जाम का ये नेचर है
वहाँ पे जो हिमाचल स्पेसिफिक नॉलेज उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रहती है। यही कारण है जो क्लास 3 सर्विसेज हैं यहाँ पे जो हिमाचल के लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। क्लियर? इसके साथ साथ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में। क्लियर? हालांकि अगर कोई ग्रेजुएशन करेगा तो वैसे भी इस एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना 18 साल में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चलिए जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड डेट है वो 1 जनवरी 2023 है, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी समय पहले जो वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसके अलावा 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है अपर एज क्राइटेरिया में, यानी कि अगर मान लीजिए 45 ईयर्स है तो 5 साल यानी कि 50 साल तक कुछ जो कैटेगरीज है, कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जो है वो जो शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। क्लियर? और उसके साथ साथ जो एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो बेसिकली जो सरकार के द्वारा जो कंडीशंस उनके लिए इशू की गई हैं कि उनको कितना एज का रिलैक्सेशन मिलेगा वो उनको मिलता रहेगा। नॉर्मली वहां पे भी 5 ईयर्स का हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो आसान भाषा में 45 प्लस जो है वो 50 ईयर्स तक मैक्सिमम एज में जो एक्सटेंशन हो सकती है अगर किसी के पास जो है वो रिजर्व कैटेगरी है, और बशर्ते उस कैटेगरी की जो पोस्ट है वो हम लोगों को इस बार देखने को, या इस बार जब उस कैटेगरी की पोस्ट जो है वो रिलीज की गई हो। अगर उस कैटेगरी की पोस्ट रिलीज नहीं की गई है तो एज रिलैक्सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। क्लियर? इसके साथ साथ जो है अगली बात अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो क्वालिफाइंग नेचर की है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि आपने बस इसको क्वालिफाई करना है, आपने मिनिमम जो मार्क्स है वो स्कोर करने हैं। क्लियर? और उसके बाद जब आप लोग सेकंड जो एग्जामिनेशन है उसमें मूव करोगे, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन। क्लियर? तो आप ऐसा मानिए कि जितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 के साथ। जैसे मान लीजिए अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 20 है, 24 है, 25 है, तो उनको अगर आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर, तो उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और उसके बाद वो मेंस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे। जैसे ही मेंस एग्जामिनेशन जो है वो खत्म होगा उसके बाद कमीशन के द्वारा रिजल्ट निकाला जाएगा और हर एक पोस्ट के ऊपर 2 इंडिविजुअल जो है उनको थर्ड स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, पहले जब अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन हुआ करता था तो स्पेसिफिक समय में 85:15 की रेशियो हुआ करती थी। 85:15 का मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन में जितना स्कोर करेगा उसको 85% वेटेज मिलेगी, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, क्लियर, जिसमें अलग अलग के ना किसी ने कुछ अचीव किया हुआ है, किसी के कोई एक्सपीरियंस है, उस आधार के ऊपर जब उसको कुछ वेटेज दी जाती थी। क्लियर? लेकिन इस बार जब ऐसा नहीं है, इस बार मेंस एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर? और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी उस आधार के ऊपर मेंस में किस कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया हुआ है उस आधार के ऊपर जो वो फाइनल लिस्ट यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट होगी उसको रिलीज किया जाएगा। क्लियर? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस ये है कि जो आपने जब एग्जाम में आप अपीयर हो गए, अभी जो आपने अपना पूरा ऑनलाइन सबमिशन किया है, जो जो आप शो कर रहे हो, चाहे कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट है या कुछ और सर्टिफिकेट्स है, वो सारे के सारे जो वो सही है या नहीं है, तो सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके अलावा जो मेंस के मार्क्स हैं वही डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली, वो 15 नॉट 85 वाला क्राइटेरिया जो वो नहीं है वही डिसाइड करेंगे कि आप लोग जो इस एग्जाम में थ्रू करोगे या इस एग्जाम में थ्रू नहीं करोगे। क्लियर? समझ आ गई बात यहाँ पे? तो सीधा सीधा मतलब मेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करेगा कि आप इसमें इन हो या इसमें आप आउट हो। क्लियर? वापिस आते हैं। तो जैसे कि इसकी 3 स्टेजेस मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस की। फर्स्ट स्टेज जो आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज है, सेकंड आपकी मेन स्टेज है, और थर्ड जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, मोटा मोटा 2 स्टेजेस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो देखिए, नॉर्मली जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्जाम देखते हैं तो या तो 100 क्वेश्चन आते हैं तो 120 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो हमारा अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन है वहां पे हम लोगों को टोटल 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का रहेगा, और टोटल ड्यूरेशन जो होगी वो 3 घंटे की होगी। नॉर्मली 2 घंटे के पेपर रहते हैं, जैसे स्पेसिफिकली अगर हम एचएएस एग्जामिनेशन के साथ इसको कंपेयर करें। और यहां पे बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया है 3 हिस्सों में जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ब्रेक किया गया है। 3 हिस्सों में कैसे ब्रेक किया गया, आसान भाषा में समझाता हूं। पहला हिस्सा है हिमाचल प्रदेश जीके, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, हिमाचल की ज्योग्राफी, हिमाचल की सोसाइटी, हिमाचल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है
उनके ऊपर जब आसान भाषा में प्रश्न पूछे जाएंगे, आसान भाषा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल जो है वो 60 क्वेश्चन जब आप लोगों को हिमाचल प्रदेश जीके से देखने को मिलेंगे। तो एचपी जीके की बहुत ज्यादा वेटेज आप लोगों को एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर। दूसरा जो हिस्सा है वो बेसिकली आप लोगों का है करंट अफेयर। करंट अफेयर की जब हम लोग बात करेंगे तो करंट अफेयर के ऊपर भी हम लोगों को 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये जो पिछले एग्जाम्स हुए उनमें भी इसी तरह का पैटर्न होता था। क्या रियलिटी में करंट अफेयर के 60 क्वेश्चन आते हैं, 25 आते हैं, 30 आते हैं, 40 आते हैं? तो उनके ऊपर जो मैं आप लोगों के साथ एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां पे हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स क्या है अभी तक के। क्लियर। क्योंकि ये बेसिक चीजें जो हम लोगों को इन पे ध्यान देना होता है जब भी हम किसी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर। तो आसान भाषा में नोटिफिकेशन को देख के लग रहा है कि देख के लग रहा है, हमेशा ही ऐसा था कि 60 नंबर जो वो करंट अफेयर में कभी 40 का आता है, कभी 42 आता है, कभी 35 आता है। तो इसमें फ्लक्चुएशन होती है। हिमाचल प्रदेश जीके में फ्लक्चुएशन जो वो बड़ा रेयरली होती है। तो एचपीजी के जो लिखा गया है वो उतना ही रहेगा, करंट अफेयर में ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर। और तीसरा जो हिस्सा हमारा रहा, जो बाकी हमारे 80 मार्क्स रहे, वो बेसिकली हमारा क्या है, जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं या जनरल नॉलेज बोलते हैं। क्लियर। तो जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, जिसमें सबसे पहले जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेसिफाई किया है फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स। क्लियर। तो 1857 से आगे के जो पहलू हैं वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरा इंडियन कल्चर। अब देखिए ये कैसे एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री को अपने आप फेमस कर देता है, क्योंकि जब हम लोग इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो इंडिया का जो कल्चर है या तो एंशिएंट टाइम पे ज्यादा डेवलप हुआ या मिडाइवल पे हुआ। हाँ ये है कि जब हम लोग एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने ज्यादा ध्यान देना है। तो आसान भाषा में एंशिएंट मिडाइवल और कल्चर वाला जो टॉपिक आपके रहते हैं वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपने आप ही रेलिवेंट हो जाते हैं जब इंडियन कल्चर शब्द जो है वो यहाँ पे लिखा गया। तो आसान भाषा में हिस्ट्री, चाहे वो एंशिएंट है, चाहे मिडाइवल है या चाहे मॉडर्न है, वो तीनों के तीनों जो है उनके ऊपर आप लोगों को अपना ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, जेंडर इश्यूज, और उसके साथ साथ टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी की टीचिंग के ऊपर भी हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर जो 80 नंबर के सवाल, 80 मार्क्स के सवाल जो वो देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे, जैसे मैंने आपको बताया जितनी भी वैकेंसीज होंगी, जितनी अभी है, हो सकता है फ्यूचर में ऐड हो, क्लियर पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने जैसे बोला कि आपको इस स्पेसिफिक सिचुएशन में यही मानना है जितनी वैकेंसीज प्रेजेंटली हैं। क्लियर। आप उसको 20 से गुना कर देना और उतने नंबर ऑफ लोगों को जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा। क्लियर। या वो लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे। तो जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आप लोगों का खत्म होगा, उसके बाद कमीशन के द्वारा जो है वो मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए मेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली आप लोगों को 3 पेपर देखने को मिलेंगे। 3 पेपर्स के ऊपर आप लोगों की असेसमेंट होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा ध्यान इन जनरल नहीं दिया जाता है। क्लियर। चाहे एचएस के स्टूडेंट्स है या बाकी लोग हैं। क्लियर। जिसमें 3 है, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश, और तीसरा है जीएस यानी कि जनरल स्टडीज। जीएस जो प्री में आ रहा है वो आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्लियर। और मोर और लेस मोटा मोटा जो वो सेम ही तरह के सवाल जो है वो यानी सेम ही सब्जेक्ट जो हमने मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। बस मेंस में थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स है और कभी कभी जो इंटरनेशनल डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश यानी कि जो भाषाएं हैं, आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ध्यान रखिए जीएस में मोर और लेस स्टूडेंट्स के ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जो लैंग्वेजेस हैं ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं जब हम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसे अगर सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूं तो 150 नंबर का जो वो इंग्लिश का पेपर होगा आप लोगों का, 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका। दूसरा पेपर अगर मैं हिंदी की बात करूं जिसमें गद्यांश है, पद्यांश है, ट्रांसलेशन है, सेंटेंस क्रिएशन है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये भी जो आप लोगों का कितने नंबर का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। क्लियर। इसके साथ साथ जो वो 200 नंबर का आप लोगों को जीके, जनरल नॉलेज, या जिसको जनरल स्टडीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसके ऊपर जो है आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आसान भाषा में आप लोगों का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके टोटल कितने मार्क्स हो गए, टोटल जो है वो 500 मार्क्स हो गए। टोटल 500 नंबर हो गए आप लोगों के। क्लियर। तो ये यहाँ पे लैंग्वेजेस का रोल बड़ा ज्यादा हो जाता है, हालांकि जीएस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 200 नंबर जब आप लोगों को जीएस में देखने को मिलेगा। अब देखिए जनरल स्टडीज में क्या क्या चाहिए होता है, सिलेबस स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे एलाइड सर्विसेज में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जो एचएस में देखने को नहीं मिलता है, वो ये है कि एचएस में सिलेबस बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है और वहीं उसी के आसपास जो सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे जनरली डिफाइंड है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर। यानी कि एचपीजी के आपका आ जाएगा।
उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन जब उनको अपने आप थोड़ी सी तवज्जो मिल जाती है, इंपॉर्टेंस मिल जाती है। नहीं तो वो इंटरनेशनल या जो करंट अफेयर्स है वो पॉलिटी से रिलेटेड भी होते हैं, क्लियर, वो इकोनॉमी से रिलेटेड भी होते हैं, वो सोसाइटी से रिलेटेड भी होते हैं, जिनसे जो हम लोगों को सवाल पूछा जाता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वही सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, वही सेम सारे के सारे जो टॉपिक जो आप लोगों को प्री में देखने को मिलेंगे वो आप मेंस में भी देखोगे। तो यहां से हम लोग एक ही चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी इनको पढ़ोगे तब आपने प्री और मेंस को अलग नहीं करना है, क्योंकि वैसे तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें वो नाकामयाब होंगे। क्योंकि जब मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को पढ़ूंगा तो मेरे जो मेरा मेन ध्यान होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी में मेन मेन ध्यान ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्पेसिफिक है यहाँ पे, क्लियर, तो इंडियन ज्योग्राफी जो उसको ज्यादा ध्यान में लेके आ जाएगा, क्लियर। कल्चरल एस्पेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1857 के बाद के इवेंट्स को जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो आसान भाषा में थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी जो हमारी वेरी करती है, जिसके बारे में अगेन मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो जो हम लोग शेयर करेंगे कि कैसे किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जो है वो प्रिपेयर किया जाए, क्लियर। लेकिन यहाँ से अंडरस्टैंडिंग जो हमारी ये है कि जब आप जीएस को मानते हो, पढ़ते हो, एलाइड के लिए भी या एनटी के लिए या एचएएस के लिए, किसी भी पेपर के लिए जहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन यानी कि रिटन एग्जामिनेशन रहता है, तो वहाँ पे आप जीएस को प्री और मेंस एक साथ ही जो है उसको पिक करिए। और उसके साथ साथ जो आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जितना भी आपका टोटल स्कोर होगा, जैसे 500 मार्क्स जो वो टोटल आपका मेंस एग्जामिनेशन का बन गया, क्लियर, तो इसका जो 40%, 40% आपका बनेगा, जो कितना बनता है, 200 नंबर बनता है, क्लियर। तो आप सब लोगों को ओवरऑल जो एग्रीगेट आपका है, यानी कि जब आप पेपर दोगे तो आपका जो एग्रीगेट है इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज, आपका जो, यानी कि कैटेगरी में ऐसा नहीं कि नंबर वहां पे कम होगा, हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड है, हर एक को 40% जो है वो ओवरऑल स्कोर करना पड़ेगा, क्लियर। ये हर जगह ये नॉर्मली, यानी कि अगर 500 नंबर का मेंस एग्जामिनेशन है तो 200 से ज्यादा नंबर, 200 से ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे, क्लियर। अगर नहीं होंगे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्लियर। दूसरी बात, हर एक जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मतलब जैसे जीएस 200 नंबर का है, इंग्लिश 150 मार्क्स की है, हिंदी 150 मार्क्स की है, तो हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली भी हम लोगों को 35% जो है, 35% मिनिमम हमें स्कोर करना पड़ेगा, 35% या 35% से ज्यादा। तो अगर किसी में भी ऐसा हो सकता है ना कि आप लोगों का किसी एक में 70% ही आ जाए, मान लो कि जीएस में आपने 140 ही ले लिया, क्लियर, और किसी में हिंदी इंग्लिश में आपका जो लेस देन 35% आया, तो आप मानिए कि आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्लियर। तो आप आगे नेक्स्ट जो स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो आपको नहीं बुलाया जाएगा, तो आपको कलेक्टिवली 40% एग्रीगेट लेना है, और उसके साथ साथ इंडिविजुअली आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो है वो 35% जो है वो स्कोर करना है, क्लियर। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 35% करना पड़ेगा। तो देखिए ये थोड़ा सा ना मुश्किल बना देते हैं, यही कारण है बड़ी बार हम लोग देखते हैं कि काफी बार जो वो कुछ पोस्ट वेकेंट रह जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंस का जो क्राइटेरिया उसको जो है वो फुलफिल नहीं कर पाती है, क्लियर। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी हो जाएगी, फिर फाइनली मेंस के मार्क्स के ऊपर जो है वो फाइनल रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। और इस तरह से जो एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसकी पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो आप लोगों को कंप्लीट होती हुई देखने को मिलेगी, क्लियर। तो ये एक हमारा छोटा सा वीडियो है कि क्या जो है वो इस साल की जो नोटिफिकेशन है उसमें हम लोगों को एलिजिबिलिटी कंडीशन और पैटर्न में जो वो कोई चेंज नहीं है, कंडीशंस में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्लियर। ऑलमोस्ट सेम ही तरह की चीज़ें जो है वो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन में जिनका जिक्र किया गया। बाकी इस एग्जाम की प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस जो है उसके ऊपर जल्दी ही हम लोग जो आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।